हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 बायोलॉजी अध्याय पादप जगत, ये जो चौथा चैप्टर है इसको करेंगे। बीच में वीडियो कट गई थी और आज टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, कुछ दोबारा बनानी पड़ रही है। यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे। चैप्टर 4 का फर्स्ट प्रश्न है ये, इसको देखेंगे कि जंतुओं के मूलभूत लक्षण पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। तो जंतुओं के मूलभूत लक्षण है जैसे संगठन का स्तर। तो संगठन का स्तर कैसे कि उसकी जो कोशिका है, ऊतक जो है उपकला ऊतक से बना है, संयोजी ऊतक से बना है, पेशी है, तंत्रिका ऊतक है, या फिर सल्की ऊतक है, या फिर चपटी वाहिकाओं से बना पतला स्तर होता है, या देखेंगे वाहिकाओं जैसे फेफड़ों व वायुकोश का स्तर बनाता है। ये चीज़ें होंगी इसमें संगठन का स्तर में। उसके बाद है सम्मिति। तो सम्मिति में देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखें जेलीफिश है, कोई भी जेलीफिश, इसके व्यास से इसको काटा जाए तो काटने पर बराबर के हिस्से बन जाते हैं, तो इसको कहेंगे हम व्यासीय सम्मिति, ठीक है। या फिर देखिए हम मान लीजिए ततैया है, ये मान लीजिए ततैया है कोई, इसके बराबर बराबर दो भाग करने पर दो भाग हो जाते हैं, ठीक है। या फिर देखेंगे हम मनुष्य है, ये मान लीजिए मनुष्य है। बारिश आ रही है भाई, इसलिए वीडियो गंदी हो रही है। इसके दो हाथ हैं, इसको बराबर बराबर काटने पर ही बराबर बराबर दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, दाएं और बाएं, ठीक है। किसी जीव में समान रूप से अंगों की संतुलित उपस्थिति को कहते हैं। किसी जीव में समान रूप से अंगों की संतुलित उपस्थिति को, जैसे मनुष्य में दाएं व बाएं हाथ का संतुलन होता है। इसके बाद है गुहा की प्रकृति। तो गुहा की प्रकृति कैसे, जैसे चपटे कृमि होते हैं अगुह्य, मतलब देह गुहा का अभाव होता है उनमें, चपटे कृमिन में, ठीक है। या उसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है या नहीं पाई जाती, तो इसको कहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है कोशिका संगठन। कोशिका संगठन में देखेंगे दो प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस है या केंद्रक है, उस केंद्रक जो है वो स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो या फिर प्रोकैरियोटिक में स्पष्ट नहीं होता है, यूकैरियोटिक में स्पष्ट होता है केंद्रक। और देखेंगे जंतु कोशिका या पादप कोशिका के रूप में समझ लीजिए कि जंतु कोशिका में जो बाहरी आवरण है, कोई भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए उसका बाहरी आवरण जो है कोशिका झिल्ली ही होती है। पादप कोशिका में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। तो खंडी भवन पृष्ठरज्जु है या नहीं है, ठीक है, आदि को वर्गीकरण के क्या करते हैं हम, वर्गीकरण में प्रयोग करने। तो देखेंगे वर्गीकरण में प्रयोग करने पर जंतुओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसा वर्गीकरण उनके विकासीय इतिहास को प्रदर्शित करता है। कैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल पाई जा रही है, तो इसका मतलब वो बहुत पहले आए होंगे जीव, ठीक है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण हुआ है। तो इससे विकास क्रम का पता चल गया ना हमें, ये पहले कौन से आए होंगे, ठीक है। तो इनकी अनुपस्थिति में जीवों का कृत्रिम वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। देखो वर्गीकरण क्या होता है, हम जीवों को जैसे अभी बांट रहे थे ना, यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक, पहले सबसे पहले बांटेंगे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ठीक है। मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें प्लांट सेल पाई जाती है, इनमें एनिमल सेल पाई जाती है। फिर इनमें बांट लिया हमने,
इनमें भी बहुत सारे बांट लिए, जैसे मॉलस्क का वर्ग बांट लिया, एनिमेलिया, इसमें मॉलस्क का वर्ग बांट लिया, एनिलिडा वर्ग बांट लिया, प्लेटीहेल्मिन्थी, ठीक है, स्तनधारी वर्ग मेमल्स बांट लीजिए, पक्षी वर्ग और बहुत सारे वर्ग, इनको अलग अलग वर्ग में रख दिया गया है। ठीक है, तो मूलभूत लक्षण ज्ञात न होने पर प्राय ऐसे जीव जिनका आपस में दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं होता ना, एक ही समूह में वर्गीकृत हो जाते हैं। ठीक है, उनको एक ही ग्रुप में गलती हो सकती है हमसे, इसीलिए हमें मूलभूत लक्षणों का ज्ञात होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे पंखों की उपस्थिति के आधार पर कीट में पंख होते हैं, उड़ने वाली छिपकली और चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में आती है जबकि। ठीक है, तो ऐसी गलतियां हो, तो इनको क्या है, जंतुओं के, जैसे उड़ने वाले जंतुओं के समूह में वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन इनमें क्या होगा, परस्पर कोई भी संबंध स्थापित नहीं होगा, क्योंकि कीटों को अलग वर्ग में रखा जाएगा, चमगादड़ को अलग वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, जैसे इसी प्रकार अनेक आर्थ्रोपोडा और मॉलस्क जंतुओं, जैसे मछलियों, जलसर्प, व्हेल, डॉल्फिन आदि को जलीय जंतुओं में वर्गीकृत किया करते हैं, जबकि इनमें परस्पर अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जबकि इनमें परस्पर अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये गलती कर देंगे हम। अब सुनो, जैसे मान लीजिए और कुछ समझ लो इसमें, कि कोई पक्षी है जिसमें पक्षी वर्ग का जंतु है, वो अंडाधारी है, तो उसको बोलेंगे हम अंडज। ठीक है, और जो बच्चे देने वाले हैं उनको बोलेंगे हम मैमल्स या जरायुज। तो दो वर्गों में इनको अलग से बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे आर्थ्रोपोडा आया, आर्थोज और पोडोज। आर्थोज मतलब जॉइंटेड, अपेंडेज मतलब जुड़े हुए। तो ऐसे जंतु हैं जिनके पैर आपस में ऐसे जुड़े होते हैं या पंख जुड़े हुए होते हैं, जैसे कॉकरोच। ठीक है, इनके पैर आपस में ऐसे जॉइंटेड होते हैं, तो इनको आर्थ्रोपोडोज में रखा जाएगा जिनके। और मॉलस्क जंतु जो होते हैं, मॉलस्क संघ के, उनको मछलियों, जलसर्प, व्हेल, डॉल्फिन आदि को जलीय जीवों के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका आधे का ले लेंगे पहले, इसके बाद इसका ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।